हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सब मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सब मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में आप लोग 3.4 एक्सरसाइज का पार्ट 2 वीडियो देखने की कोशिश किए लोग और उसमें जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं उसको समझने की कोशिश किए गए लोग। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर से अपने चैनल के बारे में बता दूं कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को फिलहाल के लिए क्लास 10th जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर सिलसिलवार से एकदम 1 by 1 करके पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने की कोशिश की जा रही है और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 3.5 में बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी अस्तित्व चेक करने को बोला है। साथ ही साथ यह बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करे। अब देखिए वज्र विधि गुणन हल क्या होता है, यानी वज्र गुणन विधि और इसका यूज कैसे करते हैं और यह होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे वज्र गुणन विधि। यहाँ पे गुणन आ गया, इसका मतलब क्या है, गुणा के फॉर्म में यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब सबसे पहले समझेंगे कि वज्र गुणन विधि बना कैसे और इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब लिखते हैं तो वहां पे ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 यहाँ पर लिखते हैं। तो इसी से हम लोग यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पे मिल जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से बिना हम लोगों को कोई भी छेड़छाड़ किए फॉर्मूला एक सटीक दे दिया गया है और उस फॉर्मूले से आप यहाँ पर इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कहने वाली बात यह है कि अब किसके लिए हम लोग यहाँ पे वज्र गुणन विधि अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला आता कैसे है। तो यहाँ पर वज्र गुणन विधि केवल जब भी अप्लाई होगा जब x और y का वैल्यू केवल एक मिले। एक कहने का मतलब क्या होता है कि अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या हुआ, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। उसी कंडीशन में यह वज्र गुणन विधि अप्लाई होगा। यानी वज्र गुणन विधि कब अप्लाई होगा, जब यह क्या हो, हल अद्वितीय हो। इसके साथ साथ क्या होगा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू हो b1 by b2 के, तब यह वज्र गुणन विधि क्या होगा, अप्लाई होगा। अब सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि हम लोग इसको फॉर्मूला को निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए एक मैं सरल तरीका यह बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश यह करूंगा कि एक टूटी फूटी अगर हम लोग ट्रिक बनाए तो वहां पे कहते हैं ना, अरे बीबी एसी चला दो। क्या बोलते हैं, बीबी एसी चला दो, चाहे एसी चला दो बीबी। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसी। अब चूंकि मैथ हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी चला दो बीबी, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, एसी चला दो बीबी, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर से एक बार और देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए सी चला दो बी और यहाँ पे बी, यानी ऐसे कर देंगे। अब यह ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, तो यह जो बी सी ए बी देख रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि यह B1 है, C1 है, A1 है और B1 है। फिर इसी के जैसा नीचे भी B2 C2 A2 B2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, B1 C1, यहाँ पे A1 B1।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी ए बी, बिल्कुल उसी की तरह ए सी चला दो बी बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी टू सी टू ए टू और बी टू। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वह फॉर्मूला यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे x बाई कुछ लिखते हैं, यहाँ पे y बाई कुछ लिखते हैं और यहाँ पे a1 बाई कुछ लिखते हैं। अब ये कुछ क्या लिखते हैं यह अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो यह x के नीचे जो रहेगा वह इसका कंपेयर हम लोग क्या करते हैं, इससे करते हैं। किससे करते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद इसको बोलते हैं। जो अचर पद यहाँ पे रहता है यहाँ पर C1 और C2 उसी को क्या बोलते हैं, अचर पद कहते हैं। अब खूब ध्यान से समझिएगा कि जो हम लिखे थे AC चला दो BB, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर B1 जो होगा वह C2 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ और एक बार नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। और यह जो दो यहाँ पर इसको ऊपर लिख देते हैं कि आपको कहां से आना है, दाहिने से बाएं की तरफ। यह जो दो पद है, यह दो पद आपको x के वैल्यू को बताएगा। किसके वैल्यू को बताएगा, x के वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 C2, यहाँ पे B1 C2 माइनस यह क्या हो जाएगा, B2 C1, क्या हो जाएगा, B2 C1। अब यहाँ पे यह जो C और A वाला जो टर्म होगा वह Y वाले टर्म को बताएगा, यानी C1 A2 माइनस यह क्या हो जाएगा, C2 और A1, और यह किसको बताएगा, यह Y वाले टर्म को बताएगा। अब फिर यह जो AB वाला टर्म है यह कांस्टेंट टर्म को बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस क्या हो जाएगा, A2 और B1। अब जब यह आ जाता है तो x और y का वैल्यू अगर निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यह अचर पद से कंपेयर करके इसको हल कर लेते हैं। तो यही कहलाता है वज्र गुणन विधि। एक बार और मैं बताने की कोशिश करूं कि वज्र गुणन विधि कभी भी अप्लाई होगा तो वह उस समीकरण के लिए, समीकरण युग्म के लिए अप्लाई होगा जिस समीकरण युग्म का हल केवल एक हो, यानी अद्वितीय हल हो, और साथ ही साथ वह उसका जो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, यानी सेम कंडीशन को यह फॉलो करेगा, तभी यह वज्र गुणन विधि से अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लिखने का तरीका है कि दाहिने से बाएं की तरफ लिखना है। पहले लिखना है AC और दोनों तरफ BB को डाल देना है, B और B को। एक ऊपर वाले B1 C1 समीकरण 1 को बताएगा और नीचे वाले समीकरण 2 को बताएगा। एक बार ऊपर से आना है और एक बार नीचे से जाना है। शुरू के दो टर्म x को बताएगा, बीच वाले दो टर्म y को बताएगा और लास्ट के दो टर्म यहाँ पे क्या बताएंगे, अचर पद को बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको भी और आसान तरीकों से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 में पहला क्वेश्चन बोला है कि आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले अस्तित्व निकालना है। अस्तित्व निकालने का मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद अगर वह अद्वितीय हल है यानी उसका केवल एक हल है तो अब आपको वज्र गुणन विधि अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे पहला का पहला जो समीकरण दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x माइनस 9y और माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ पर आपके क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ सकता होगा कि केवल अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू आया था, y का वैल्यू आया था। अब चूंकि जब कोई हल नहीं होता है तो वहां पे तो कोई हल नहीं होगा, साथ ही साथ जब वहां पर एक से ज्यादा हल होगा तो यहाँ पे तो x और y का वैल्यू एक ही ना आएगा, अचर पद से कंपेयर करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे केवल हम लोग किसके लिए हल करते हैं, जिसका अद्वितीय हल हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखकर इसका क्या करेंगे, हम लोग अस्तित्व चेक करेंगे।
तो यह समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया 2। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर देखिए अचर पद या तो दोनों को दाएं तरफ रहना होगा या नहीं तो दोनों समीकरण में बाएं तरफ रहना होगा, तब आपका जो क्वेश्चन होगा वह सही तरीकों से बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अचर पद जो है वह दोनों किस तरफ है, बाएं तरफ है। तब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a1, यहाँ पे a2। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। यहाँ पर उसके बाद में b1 अप्लाई करेंगे, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -9। c1 कितना है -3 और c2 कितना है -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, अस्तित्व के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, फिर b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब c1/c2 अप्लाई करेंगे, c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। अब देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह नहीं बराबर है c1/c2 के, इसलिए समीकरण का अस्तित्व क्या है, तो कोई हल नहीं है। यानी यह समीकरण का जो हल जो होगा वह क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समीकरण का हल क्या होगा, नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय रहता तब इसका हम लोग क्या करते, हल निकालते। तो यह हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोला है 2x प्लस में y बराबर में 5 और यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर में 8। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका जो हल होगा वह केवल एक हल होगा और इसको वज्र गुणन विधि अप्लाई करने का हमको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a1 a2, a1 का वैल्यू कितना है 2 और a2 का वैल्यू कितना है 3। फिर यहाँ पे b1 b2, b1 का वैल्यू कितना है 1 और b2 का वैल्यू है 2 और c1 और c2, c1 का वैल्यू है 5 और c2 का वैल्यू है 8। अब क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 b1/b2 c1/c2 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3, फिर यहाँ पे b1/b2 बराबर हो जाएगा 1/2। जब यहाँ पे अस्तित्व चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर a1/a2 नहीं इक्वल होता है b1/b2 के, तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं और बोल देते हैं कि यह इसका केवल कितना हल है, एक हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो देयरफॉर यानी इसलिए क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल होता है तब आप लोगों को क्या करना रहता है, वज्र गुणन विधि अप्लाई करना होता है। तो वज्र गुणन विधि अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि फॉर्मूला तो याद होगा नहीं हम लोगों को इतना जल्दी, तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप लोग क्या करें, पहले एक बार फॉर्मूले को लिख ले। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, A और C और यहाँ पे B और B लिखना है। इस चीज को आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर BCAB इसको एक बार एक एक लेकर चलना है, यानी B1 C1 A1 B1, एक बार B2 C2 A2 और B2 लेकर चलना है। तो यहाँ पे B1 कितना है, यहाँ पे 1 तो 1, C1 तो C1 कितना है 5, A2 कितना है, A1 कितना है, तो A1 है 2 और B1 कितना है तो 1। अब क्या करना है, ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पे B2 देखिएगा तो B2 कितना है 2,
फिर C2 कितना है तो 8, फिर यहाँ पे क्या अप्लाई कीजिएगा A2 कितना है 3 और B2 कितना है तो 2, तो यहाँ पे 2। अब इस तरह से करके आप आराम से लिख सकते हैं बिना इसको फॉर्मूला को लिखे हुए। अब क्या करना होता है कि चूंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह x का वैल्यू बताता है। तो इसके लिए बताए हैं कि एक बार ऊपर से नीचे आना है और नीचे से ऊपर जाना है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सिंपल लिख देते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने 8, यानी यह क्या हो जाएगा 1 गुने 8 माइनस यह क्या हो जाएगा 2 गुने 5 बराबर यह वाला जो टर्म है वह y वाले के टर्म को बताता है। तो y बटा में क्या हो जाएगा 5 गुने 3 माइनस यह क्या हो जाएगा 8 गुने 2 और यह बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 2 से 2 में गुना करेंगे 2 गुने 2 माइनस यह क्या हो जाएगा 3 गुने 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा x बटा 8 एकम 8 माइनस या 5 दूनी 10 बराबर y बटा यह क्या हो जाएगा 5 के 15 और माइनस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3। अब यहाँ पे x वाला टर्म y वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म को और सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटा में -2 फिर बराबर क्या हो जाएगा y बराबर में -1, क्योंकि 16 में से 15 में से तो 16 जाएगा नहीं, तो 16 में से 15 गया तो माइनस में 1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा में 1। अब क्या करेंगे x वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से बराबर करेंगे और y वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 और साथ ही साथ यह y बटा -1 बराबर में 1 बटा में 1। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 1 में गुना होगा तो x बराबर -2 से 1 में गुना होगा तो -2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y से 1 में गुना होगा तो y और बराबर -1 से प्लस में 1 में गुना होगा तो -1। तो इसलिए x बराबर आ जाएगा यहाँ पर -2 और y बराबर में आ जाएगा -1 और यही इस समीकरण का क्या होगा हल होगा और यही आपका आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला का तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 3x माइनस 5y बराबर में 20, यानी 3x माइनस में 5y बराबर में 20 और दूसरा समीकरण बोला है 6x माइनस में 10y, यहाँ पे 6x माइनस में 10y और बराबर में 40। अब इसको समीकरण को हल करके बताना है कि यहाँ पे अस्तित्व है या इसका नहीं है। अस्तित्व होने के बावजूद यह इसका एक से ज्यादा हल होगा तो यहाँ पे वज्र गुणन विधि अप्लाई नहीं करनी है। तो सबसे पहले कुछ भी करना हो तो पहले समीकरण मानेंगे। तो यह समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह 1/2 हो गया। फिर b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 क्या है तो -5 बटा माइनस में 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यह 1/2 हो गया। c1/c2 अप्लाई करेंगे तो यह यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तब ही आपको क्या करना पड़ता है c1/c2 निकालना रहता है। अगर यह दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे c1/c2 कितना हो जाएगा 20 बटा में 40, 0 से 0 कैंसिल, 1 बटा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका मान क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह भी बराबर है c1/c2 के, इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है, साथ ही अनंत हल है होगा। अब अनंत हल होगा तो वज्र गुणन लगाएंगे नहीं, इसीलिए इसका इतना ही आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर यहाँ पे पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोला है x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर में 0 और यहाँ पे 3x माइनस में 3y और माइनस में 15 बराबर में 0। तो इसको क्या करना है, पहले अस्तित्व चेक करना है, हल चेक करना है कितने हल होंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है क्या, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और यह समीकरण 2। यहाँ पर a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे। तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। फिर यहाँ पे b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, b1 माइनस 3 और b2 भी माइनस 3। c1 लिखेंगे और c2 लिखेंगे। c1 का वैल्यू माइनस में 7 और c2 का वैल्यू माइनस में 15। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे, तब इसका अस्तित्व पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। उसके बाद में b1/b2 बराबर में -3/-3 कैंसिल होके 1/1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है, साथ ही अद्वितीय हल है। अस्तित्व तो है, साथ ही साथ किसका कितना हल होगा इसका, तो केवल एक हल होगा। तो एक हल के लिए आपको बताए हैं वज्र गुणन विधि अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे, यहाँ पे AC चला दो BB, इस तरह क्या करना है, लिख देना है। B तब B1 पहले लिखेंगे, C तो C1, A तो A1, B तो B1, उसके बाद में A2 B2 C2 ये सब लिखेंगे। तो B1 कितना दिया है, माइनस में 3, तो माइनस में 3। C1 कितना दिया है, तो माइनस में 7, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 7। यहाँ पे A1 कहने का मतलब कितना होगा 1, और B1 कितना है, तो यहाँ पे माइनस में 3। अब लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे B दिया है तो क्या लिखेंगे B2, तो यहाँ पे माइनस में 3। C तो C2, तो यहाँ पे माइनस में 15, और A2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे B तो B2, तो B2 में -3 है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर x बटा करके लिखिएगा। तो इन दोनों को गुना करना है, तो -3 से -15 में गुना करेंगे तो प्लस में 45 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस से माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 7 तिरका 21 और बराबर यह y और बटा 7 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस में 7 और प्लस में 3, तो माइनस में 21 हो जाएगा। तो -21 माइनस से 15 और प्लस में 1 गुना करेंगे तो माइनस में 15 होगा, और यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में 15 बराबर 1 बटा करके लिखेंगे। तो यह 1 से -3 में गुना करेंगे तो -3, और बीच में माइनस प्रश्न से आ जाए, फॉर्मूला से आएगा, और 3 से 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9, माइनस में 9 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। एक स्टेप और नीचे आएंगे तो यह हो जाएगा x बटा 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2 बराबर y बटा 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6, और वह भी किसके साथ, माइनस के साथ, और बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 24 बराबर हो जाएगा 1 बटा 6, और यहाँ पे y बटा -6 बराबर में 1 बटा 6। 6 से 6 कैंसिल, 6 चौका 24। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 एकम 4, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर आया 4 और y का वैल्यू आया -1, और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बोला है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्मों के
युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी अनेक हल कहने का मतलब क्या हुआ कि रेखाएं संपाती होगी। संपाती कहने का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो इसका मतलब हम लोग पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो यह क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 7, 2x प्लस 3y बराबर में 7 समीकरण 1। और यहाँ पर a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस यह क्या दिया है a प्लस बी इंटू वाई और बराबर में दिया है 3a प्लस में b और माइनस में 2। अब यह इसको क्या करना है, बताना है कि यह a और b का वैल्यू जिसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और यह बराबर होगा c1/c2 के। यह किसके लिए होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, a1/a2, a1 कितना दिया गया है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 बटा a2 कितना दिया गया है यहाँ पे a1/a2, यह a है, तो a2 कितना दिया गया है यहाँ पे a माइनस में b, यह बराबर हो जाएगा b1 कितना दिया है तो 3 और बटा b2 कितना दिया है तो a प्लस में b बराबर c1 कितना दिया है तो 7 और बटा यहाँ पे क्या दिया है 3a प्लस में b माइनस में 2। अब देखिए सबसे पहले यह वाला टर्म से हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म से, यानी a और b वाले टर्म यह जो होते हैं वह x और y का वैल्यू होता है। क्या होता है, x और y का, और यह जो c यह लास्ट वाला जो है कांस्टेंट टर्म का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करके हम लोगों को 2 समीकरण मिलेगा और 2 समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, तो 2 बट्टा में a माइनस बी बराबर हो जाएगा 7 बट्टा 3a प्लस में b माइनस में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुना होगा तो 2 इंटू 3a प्लस में b माइनस 2 बराबर 7 इंटू a माइनस में b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a प्लस में 2b और माइनस में 4 बराबर में 7a माइनस में 7b। a को a के पास, b को b के पास, कांस्टेंट वाले टर्म को दाहिने तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a के पास आएगा 7a तो माइनस में 7a प्लस में 2b के पास आएगा यहाँ पे माइनस इधर से आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस में 7b और बराबर में माइनस में इधर है 4 तो इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6a में से a गो a जाएगा तो कितना बचेगा, 7 गो a जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में a प्लस 7 2 9b और बराबर में 4। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। फिर यहाँ पर एक और हमारा समीकरण मिलेगा क्या, कि y वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से बराबर करने पे, तो 3 बटा a प्लस b यह बराबर हो जाएगा किसके, 7 बटा 3a प्लस में b माइनस में 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा 3a प्लस में b माइनस में 2 बराबर 7 इंटू a प्लस में b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9a प्लस में 3b और माइनस में 6 बराबर में 7a प्लस में 7b। a वाले a के पास, b वाले b के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a के पास आएगा माइनस में 7a प्लस में 3b के पास आएगा माइनस में 7b बराबर में 6 हो जाएगा। इधर 6 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पे प्लस, यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 4b बराबर में 6 समीकरण 2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को पहले लिख लेते हैं। तो माइनस a और प्लस में क्या दिया है यहाँ पे 9b बराबर में कितना दिया है 4, यह समीकरण 3 दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है तो 2a माइनस 4b बराबर में 6 समीकरण यहाँ पे 4 दिया है। यहाँ पे समीकरण 4 मान लेंगे।
तो अब देखिए इसको समीकरण को हल करना है, तो इसके लिए एक तो पहले लॉन्ग मेथड अप्लाई कर चुके हैं, अब शॉर्ट विधि से हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, विलोपन विधि से तो यहाँ पे देखेंगे कि ए क्या है, ए का जो चिन्ह है वो अपोजिट है, लेकिन कांस्टेंट जो यहाँ पे कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वह एक में 1 है और एक में 2 है। तो 2 से गुना कर देंगे समीकरण 3 में, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 गुने 2 माइनस समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, प्लस करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि कट जाएगा जोड़ने पर। तो समीकरण 3 में पहले 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2a प्लस में 18b बराबर में क्या हो जाएगा 8। आज समीकरण 4 को हूबहू वैसे ही लिख देना है और बराबर में 6, या प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 18 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में 14b और बराबर में 8 6 14, 14 से 14 कटेगा एक बार में, b बराबर आएगा कितना 1। अब b का मान हम लोग रख देंगे किस में, समीकरण 1 किस में 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया गया है, तो -a प्लस 9 गुने b का मान 1 और बराबर में 4। तो यहाँ पे हो जाएगा -a बराबर में 4 और यहाँ पे प्लस में 9 आएगा तो इधर जाकर माइनस में 9, यहाँ पे हो जाएगा -a बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर में हो जाएगा 5 और b का वैल्यू आया है 1 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी a का मान 5 और b का मान 1 रखने पर यह समीकरण का जो हल होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, साथ ही साथ रेखाएं जो होगी वह समपाती होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, यानी a1/e2 बराबर होगा b1/b2 के और नहीं बराबर होगा c1/c2 के। यह एप्लीकेशन अप्लाई करके बनाना है। तो यहाँ पे समीकरण लिखेंगे तो 3x प्लस में y बराबर में दिया है 1 और यहाँ पे 2k माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस में 1 इंटू वाई बराबर में 2k और प्लस में 1, समीकरण 2 हो जाएगा और समीकरण 1। अब चूंकि यहाँ पे बताना है कि कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोई हल नहीं होने का शर्त। तो यह क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और यह नहीं बराबर होगा c1/c2 के। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a1 का वैल्यू कितना दिया है 3 और बटा a2 का वैल्यू कितना दिया है, तो 2k माइनस में 1 बराबर b1 का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर 1 और बटा b2 का वैल्यू कितना दिया है k माइनस में 1 और यह नहीं बराबर होगा किसके, तो c1/c2 के। तो यहाँ पे 1 बटा लिख देंगे 2k प्लस में 1। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो अगर अचर पद से कंपेयर करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, नहीं बराबर आएगा। लेकिन यानी के से अगर यहाँ पे करेंगे तो यह बराबर नहीं है, तो के का भी मान जो होगा वह क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यह नहीं बराबर आएगा, लेकिन हमको k का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y को कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2k माइनस में 1 और बराबर 1/k माइनस में 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू k माइनस में 1 बराबर 1 इंटू 2k माइनस में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 3k माइनस में 3 और बराबर में यह क्या हो जाएगा 2k और माइनस में 1। इधर 2k इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k माइनस में 2k बराबर -1 और माइनस में 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के में से 2 के गया तो 1 के, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2। यानी के का मान अगर 2 होगा तो यह समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी के बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन को देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश किए, और साथ ही साथ इस चैनल पे आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल पे बने रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन हो आपको प्राप्त हो सके। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।